हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है तो एडजस्ट कर लेना। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखो, ये हमारे पास इस कंडीशन में स्प्रिंग था। इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया है इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कर सपोज कर लिया है। मतलब यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। मतलब हमने ये कंसिडर किया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक रिजिड वॉल। यहाँ पर क्या कंसिडर किया? एक रिजिड वॉल। उस रिजिड वॉल से हमने क्या अटैच कर दिया? स्प्रिंग। स्प्रिंग के एक एंड को हमने अटैच किया है रिजिड वॉल से, और स्प्रिंग के दूसरे एंड से हमने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है। ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ब्लॉक का स्प्रिंग के एक एंड को हमने ब्लॉक से अटैच किया है, स्प्रिंग के दूसरे एंड को हमने किससे? रिजिड वॉल से अटैच कर दिया है। अभी जो हमारा ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कंसिडर कर लिया है? 0। अब अगर हम क्या करें, इस ब्लॉक को एक्सटेंड करते हैं, या यूँ कहे इस ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाते हैं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड होगा। या अगर हम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं, अगर थर्ड वाली कंडीशन देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अगेंस्ट एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक को एक्सटेंड किया, स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, अगर यहाँ से हम ब्लॉक को रिलीज कर दे तो वापस ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। या यूँ कहे ये जो स्प्रिंग है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। जब हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है तो उस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए हमारे एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में उसमें क्या जनरेट होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। इस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर जो हमने स्प्रिंग कंसिडर किया है वो कैसा स्प्रिंग है? आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग मतलब वो इतना लाइट है कि हमने उसे मासलेस कंसिडर कर लिया है। किसको? स्प्रिंग को। हमने क्या कहा कि जो स्प्रिंग फोर्स है Fs वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। हमने अगर इसका x डिस्प्लेसमेंट किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। इस कांस्टेंट k के साथ एक माइनस का साइन भी आएगा। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। और ये जो लॉ था ये हुक्स ने दिया था, हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड के इज एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। एंड माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। तो के क्या हो जाएगा? एफ एस अपॉन एक्स। के क्या हो जाएगा? एफ एस अपॉन एक्स। तो एफ क्या है? एफ क्या है बताओ? एफ जल्दी से क्या है? एफ का एसआई यूनिट है न्यूटन। एफ के एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसके एसआई यूनिट क्या है? उसके एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हमने लिख दिया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ? यहाँ से मैं अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा देखो न्यूटन। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? या यूँ कहे फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L
t माइनस 2 और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है l, l से l कैंसल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया mlt माइनस 2। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला k का, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारा k, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है l m t माइनस 2। इस l से ये l तो क्या हो गया कैंसल, m बचा और t माइनस 2 बचा। तो जो k है, k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, क्या आया m t माइनस 2। और स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास माइनस के एक्स। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इस k की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी हम कहेंगे कि जो हमारी स्प्रिंग है उतना ही कड़क है, उतना ही स्टिफ है, और इस k की वैल्यू जितनी कम रहेगी हम कहेंगे कि जो हमारा स्प्रिंग है उतना ही सॉफ्ट है। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। क्योंकि जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा रहेगा? वेरिएबल फोर्स। आपने भी कभी स्प्रिंग को कंप्रेस करके देखा हो या एक्सटेंड करके देखा हो तो थोड़ा सा कंप्रेस करना ईजी है, फिर जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स? वेरिएबल फोर्स। और ये वेरिएबल फोर्स ने जो वर्क डन किया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, या यूँ कहे स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स, या यूँ कहे इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स। ये होता है ना स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो हमने कंसिडर कर लिया कि इस बॉक्स को हमने जब एक्सटेंड किया तो कितना एक्सटेंड किया? एक्स एम एक्सटेंड किया। तो इनिशियल पर x की वैल्यू कितनी थी? 0, और फाइनली x की वैल्यू कितनी हो गई? m। इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी? 0, फाइनली x की वैल्यू कितनी हो गई? m। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 to xm। अब हमारे पास एफ एस की वैल्यू है, कितनी है एफ एस की वैल्यू? एफ एस की वैल्यू है माइनस के एक्स, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to xm माइनस के एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया? मैंने एफ एस की वैल्यू पुट कर दी। माइनस के तो क्या है? कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर। माइनस के तो क्या है? कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर है 1, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आया? 2, और अपॉन में वही पावर आ जाएगी। तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 to xm। अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस x की स्पेस पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस के तो एज इट इज़, फिर हम इस x की स्पेस पर क्या लिखेंगे? xm² माइनस 0² हमने क्या किया? इस x की स्पेस पर अपर लिमिट लिखी, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर x की स्पेस पर लोअर लिमिट मतलब 0 लिख दिया। तो ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया? माइनस के xm/2 वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना है? माइनस के xm²/2। हमने क्या किया? हमने कहा स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का ये फॉर्मूला है। एफ इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस के कांस्टेंट था वो आ गया बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया, हमने लिमिट रखी था, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया हमारे पास? जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया हमारे पास? आया माइनस के xm²/2। ये किसकी वैल्यू आई? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा कि अगर स्प्रिंग फोर्स ने इतना वर्क डन किया तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? तो अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग फोर्स को क्या करता है? ओवरकम करता है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वो कितना हो जाएगा? के xm²/2। तो ये वर्क डन किसका आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया वो हम ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया वो हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ एक ग्राफ। तो ये मैंने बनाया एक ग्राफ, देखो ये है हमारा
यहाँ x इज इक्वल टू 0 कि x की वैल्यू यहाँ पर हमने, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर x की वैल्यू कितनी होती है 0। ये x एक्सिस है, ये है हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पर हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, और y एक्सिस पर क्या कंसिडर कर लेते हैं, फोर्स। y एक्सिस पर क्या हम कंसिडर कर ले, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस kx। तो जब हमने क्या किया, एक्सटेंशन किया, हमने क्या किया, इस बॉक्स का एक्सटेंशन, स्प्रिंग का क्या हुआ, एक्सटेंशन। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। मतलब जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता गया। इस लाइन पर हमने देखो अब नेगेटिव साइड क्यों बताया, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमें पता है वाई एक्सिस नीचे की साइड नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। इसने क्या बताया कि जैसे जैसे क्या बढ़ा, एक्सटेंशन बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वैसे वैसे क्या बढ़ा, फोर्स भी बढ़ा। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल ले, इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल रहेगा, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये यहाँ तक कितना एक्सटेंशन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ xm, और यहाँ पर फोर्स कितना है, Fs इज इक्वल टू माइनस kx। अब हमें पता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हाइट कितनी है, माइनस kx, और एक्सटेंशन कितना हुआ, xm। तो इस x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m। फिर उसके बाद यहाँ मैंने लिखा हाफ हाइट कितनी है, माइनस kxm। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस kxm। और बेस कितना है, बेस है xm। तो यहाँ मैंने लिख दिया xm। तो xm का xm में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस kxm स्क्वायर बाई 2। तो इस एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वहीं से हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो अगर हमें स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, या इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल भी रहेगा। अब अगर हम स्प्रिंग को क्या करें, कंप्रेस, स्प्रिंग को क्या करें, अगर कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। स्प्रिंग को अगर हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँ तो Fs इज इक्वल टू माइनस के माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, तो x क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा। और ये अगर 0 है तो इधर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर xm की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, और यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये इस ग्राफ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे जैसे हम, ये ग्राफ क्या जा रहा है, पीछे भी जा रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ रहा है मतलब फोर्स बढ़ रहा है, और पीछे जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। फिर इसी टाइप से जब हमने कंप्रेशन किया तो कंप्रेशन के लिए भी वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस kxm स्क्वायर बाई 2। सपोज करो हमने कितना कंप्रेस किया, xc कंप्रेशन किया, तो यहाँ हम x की जगह क्या लिख देंगे, xc लिख देंगे। ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। तो अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, kxc स्क्वायर बाई 2। तो ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है कब, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है कब, जब हमने क्या किया हमने, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो इतनी कहानी हो गई। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियली जो हमारा स्प्रिंग था, इनिशियली क्या था हमारा स्प्रिंग, कहाँ पर था, x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर मतलब वहाँ पर उसका कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ। जब उसका कोई एक्सटेंशन नहीं था फिर हमने वहाँ से क्या किया, उसका कुछ एक्सटेंशन किया। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी है, xi, और फाइनल पोजीशन कितनी है, xf। तो इस वर्क डन को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू xi टू xf f माइनस kx dx, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक्सटेंशन हमने डिस्प्लेसमेंट कितना है xm, तो वहाँ पर xm लिख देंगे, fs की वैल्यू हमने लिख दी।
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, पोजीशन, पहले हमने पोजीशन क्या कंसिडर की थी 0 to xm। अब अगर हम कंसिडर क्या कर ले कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है xi और फाइनल पोजीशन है xf, तो यहाँ पर फिर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास k आ गया बाहर, xm का क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, या सिर्फ x भी अगर लेते हैं, अगर सिर्फ x भी लेते हैं तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, xi से xf तक। फिर हम क्या करेंगे, x की स्पेस पर अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन आएगा x की स्पेस पर लोअर लिमिट, तो ये माइनस के एज इट इज, इस x की स्पेस पर मैंने क्या लिख दी, अपर लिमिट, इस x की स्पेस पर मैंने क्या लिखी, अपर लिमिट, फिर माइनस इस x की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है xi, तो ये xi² 2। अब इस माइनस के का अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। हमें पता है जब भी माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा माइनस kxf² 2 प्लस kxi² 2। इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो kxi² 2 माइनस kxf² 2, और ये हमारे पास क्या आया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है वह किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक तो हमें यह पता चला कि जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के इक्वल है, तो जहाँ के एक्स क्या है उसकी पोजीशन, तो जो स्प्रिंग फोर्स है एक तो वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर, और स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया, स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क डन किया वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसने किया, स्प्रिंग फोर्स ने किया, और वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो स्प्रिंग फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसका जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और जिसका ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हमने लिख दिया। अब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, अगर क्या हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तो xi इज इक्वल टू अगर xf हो तो इस xf की स्पेस पर मैं क्या लिख दूंगा, i, क्योंकि हमने क्या कहा xi इज इक्वल टू xf है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 0। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर यहाँ से हमने चले और हमने वर्क डन किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और वापस उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ पर हम थे, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब एक कंप्लीट पाथ के लिए इस पॉइंट से चले और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो एक कंप्लीट पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0। तो स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क डन कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर हमने एक कंप्लीट पाथ लिया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। अब ये हो गया हमारे वर्क डन के बाद। अब हमें पता है क्या पता है कि जो वर्क डन है वो कितना है, माइनस kxm² 2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ws इज इक्वल टू माइनस kx² 2। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस kx² 2। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, Vx से। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स ने वर्क डन इतना किया, तो यहाँ पर मैं माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस kx² 2। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो
पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, के एक्स स्क्वायर बाई टू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, के एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर इसका मैं क्या करूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये जो k है और 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो k बाई टू तो एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। हमें पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस, तो इसकी पावर 2 थी तो वो 2 आगे आ गया और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स। और दोनों साइड अगर मैं क्या ले लूँ, माइनस का साइन, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यही किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल है। माइनस के एक्स किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव का नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएशन, और उसका क्या किया, नेगेटिव साइन ले लिया। तो अगर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, फोर्स के इक्वल, कि अगर इस वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट कर सके, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या कहते थे, कंजर्वेटिव फोर्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके डेरिवेटिव का नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव का नेगेटिव अगर किसके इक्वल आ जाए, फोर्स के इक्वल आ जाए, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो फोर्स है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई वी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, ये क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। तो चूंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जब एक्सटेंशन कितना था, 0, x इज इक्वल टू कितना था, 0, फिर हमें उससे एक्सटेंड किया, कितना एक्सटेंड किया, एक्स एम एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर अभी बॉक्स किस में है, रेस्ट में। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस पर वर्क डन किया, वर्क डन करके इसको एक्सटेंड किया। वो वर्क डन है किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और अभी हमने यहाँ पर इसको पकड़ के रखा है, अभी बॉक्स रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। बॉक्स रेस्ट में है मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और अगर हमने कंसिडर कर लिया कि एक्सटेंशन कितना किया, एक्स एम, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, वेयर हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हमने एक्सटेंशन कितना किया, एक्स एम, तो इसलिए एक्स की स्पेस पर हमने एक्स एम लिख दिया। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यहाँ से हम बॉक्स को क्या करें, रिलीज, यहाँ से अगर बॉक्स को क्या करें, रिलीज, और बॉक्स सपोज करो यहाँ पर आ गया, ये इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया एक्स एम, और यहाँ पर कोई पॉइंट है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, माइनस एक्स एम। ये है मैक्सिमम एक्सटेंशन और ये है मिनिमम, या यूँ कहें ये है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक्स एम और माइनस एक्स एम के बीच में अगर हमारा कहीं पर बॉक्स है, तब उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है E, वो किसके इक्वल रहेगी, तो देखो वो हम निकालते हैं। अब यहाँ से हम रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो इस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये x क्या रहता है, डिस्टेंस, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
तो अब हम अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी दोनों किसके रहेगी, एक दूसरे के इक्वल रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बची है और बाकी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब अगर हमारा बॉक्स कहाँ पर आ जाए, यहाँ से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे था, फिर धीरे धीरे इधर आ रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। अब अगर बॉक्स हमारा इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट पर आ जाए मतलब जहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो, 0, जब यहाँ पर आ जाएगा तो पूरे की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, हाफ एम वी एम स्क्वायर, और हमने कंसिडर कर लिया इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, वी एम। पहले वेलोसिटी कितनी थी, वी कहाँ पर थी, यहाँ पर किसी बीच में किसी पॉइंट पर। अब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगी, तो उस वेलोसिटी को हमने वी एम से रिप्रेजेंट किया। और x की वैल्यू तो क्या हो गई, 0, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। अब इस 2 से या यूँ कहीं इस हाफ से ये हाफ क्या हो गया, कैंसल, ये k लिखा है, ये m इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, तो इस स्क्वायर को मैं इधर आके क्या बना देता हूँ, रूट, तो ये रूट बन गया। अब रूट के अंदर k अपॉन एम तो बचेगा, लेकिन ये जो एक्स एम स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा। एक्स एम जो है रूट से बाहर कितना आ जाएगा, एक्स एम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक्स एम, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी एम। तो वी एम की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट के अपॉन एम एक्स एम। अब अगर हम डायमेंशनली बात करें तो जो k है, k की डायमेंशन कितनी थी, एम टी माइनस 2, तो k की डायमेंशन है एम टी माइनस 2। एम की डायमेंशन कितनी है, k की डायमेंशन कितनी है, एम टी माइनस 2, और m क्या है, मास, तो ये लिखा मैंने अपॉन में मास, तो m से m कैंसल, तो अंडर रूट k अपॉन m की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t माइनस 2। अंडर रूट k अपॉन m की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t माइनस 2, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी होती है, l, तो हमारे पास डायमेंशन कितनी आ गई, एल टी माइनस 2, तो वी एम की डायमेंशन कितनी आई, एल टी माइनस 2, और ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की भी डायमेंशन एल टी माइनस 2 आ गई, तो मतलब ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो हमने क्या कहा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे ही मैक्सिमम एक्सटेंशन से हमने उसको रिलीज़ किया तो बॉक्स ने क्या किया, मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। और जब इस पॉइंट पे आ जाएगी, मतलब जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम चाहे तो ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के एक्स, वर्क डन कितना होगा उसका, वर्क डन माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई 2। इसी को अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ये सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 ले ली। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये हमने रिप्रेजेंट किया काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे इसका क्या होगा, एक्स एम की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। मैक्सिमम एक्सटेंशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम।
अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाए कंप्रेशन में, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, x इज इक्वल टू 0। इधर भी जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, उधर भी जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। फिर जब यहाँ से रिलीज करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन से, मतलब एक्स से या -xm से रिलीज करेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और x इज इक्वल टू 0 पर आकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और इन दोनों का जो सम है E इज इक्वल टू k प्लस वी, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भले एक चीज़ कम हो और एक चीज़ बढ़े, लेकिन उन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाय।